नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है, खासकर जब राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच किसी बात पर मतभेद उभरता है। अनुच्छेद 163। जी बिल्कुल। ये अनुच्छेद मतलब राज्य की राजनीति और शासन के कामकाज के बिल्कुल केंद्र में है। हमारी आज की जो बातचीत है वो उन स्रोतों पर आधारित है जो इसी अनुच्छेद और इससे जुड़े सवालों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, जैसे कि राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह की भूमिका क्या है, वगैरह। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इस अनुच्छेद के जरिए ये समझें कि राज्य में सत्ता का संतुलन कैसे काम करता है। मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, इनके बीच शक्ति का समीकरण क्या है, ये समझना है। क्या राज्यपाल हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं, या फिर उनके पास अपनी मर्जी चलाने की भी कोई गुंजाइश है? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये सीधे सीधे लोकतंत्र के कह सकते हैं मूल सिद्धांत से जुड़ता है कि भाई शासन कौन चलाएगा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि या केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल। अनुच्छेद 163 इसी जटिल सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। हालांकि हाँ, इसकी व्याख्या कई बार विवाद का कारण भी बनी है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 163 के पहले हिस्से से, क्लॉज 1 से। ये क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 1631 बहुत साफ तौर पे कहता है कि राज्यपाल को उनके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। हाँ, उन बातों को छोड़कर जहां संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वो अपने विवेक से, अपने विवेकानुसार कार्य करें। सहायता और सलाह, ये शब्द सुनने में तो काफी सीधे लगते हैं, पर क्या इसका मतलब ये है कि राज्यपाल की भूमिका सिर्फ सलाहकार की है? क्या ये सलाह मानना उनके लिए जरूरी है, बाध्यकारी है? देखिए, संसदीय लोकतंत्र की जो परंपरा भारत ने अपनाई है उसमें ये सहायता और सलाह महज एक सुझाव नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में इसे बाध्यकारी ही माना जाता है। अच्छा, बाध्यकारी। हाँ, यानी राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करना होता है और यही सिद्धांत स्थापित करता है कि असली कार्यकारी शक्ति चुनी हुई सरकार यानी मंत्रिपरिषद में निहित है, ना कि नियुक्त राज्यपाल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुख्यमंत्री और उनके मंत्री कोई फैसला लेते हैं, कोई नीति बनाते हैं, तो राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी होगी। वो ये नहीं कह सकते कि मुझे पसंद नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है। सामान्यता हाँ बिल्कुल, विधायी कार्यों में और रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसलों में यही उम्मीद की जाती है। राज्यपाल संविधान के संरक्षक हैं, वो ये देख सकते हैं कि फैसला संवैधानिक दायरे में है या नहीं। हाँ, ये तो है। लेकिन वो नीति की मेरिट पर या अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर उसे रोक नहीं सकते। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि भाई जो जनादेश मिला है उसका सम्मान हो। हाँ, समझ गया। लेकिन फिर अनुच्छेद 163(2) भी तो है जो विवेकाधीन शक्तियों की बात करता है। ये हिस्सा क्या कहता है और ये कितना महत्वपूर्ण है? ये थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, क्लॉज 2 समीकरण में एक कह सकते हैं पेचीदगी लाता है। ये कहता है कि यदि कभी ये प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से अपने विवेकानुसार कार्य करने की अपेक्षा की गई है, तो उस पर राज्यपाल का विनिश्चय मतलब उनका डिसीजन ही अंतिम होगा। अंतिम होगा। अच्छा जी। और उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उन्हें अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। अरे, ये तो काफी शक्तिशाली लगता है। मतलब अगर राज्यपाल कह दें कि ये मामला मेरे विवेक के दायरे में आता है, तो बस उनका फैसला फाइनल। क्या ये उन्हें एक तरह से असीमित अधिकार नहीं दे देता? देखिए, पहली नजर में शायद ऐसा लगे, लेकिन वैसा है नहीं। ये अंतिम विनिश्चय की जो शक्ति है वो सिर्फ इस सवाल तक सीमित है कि क्या कोई मामला विवेकाधीन है या नहीं। ये उन्हें किसी भी मामले को मनमाने ढंग से विवेकाधीन घोषित करने का अधिकार नहीं देती। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये साफ किया है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां बहुत सीमित हैं और वो या तो संविधान में ही स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं या फिर कुछ स्थापित परंपराओं पर आधारित हैं। तो फिर ये विवेकाधीन शक्तियां हैं कौन सी? मतलब किन मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है? संविधान खुद कुछ स्थितियां बताता है। जैसे मान लीजिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना हो अनुच्छेद 200 के तहत। कुछ और परिस्थितियां हैं जो न्यायिक व्याख्याओं और परंपराओं से स्थापित हुई हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना
जब किसी एक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिला हो। हाँ, ये तो होता है। या राज्य सरकार को बर्खास्त करना अगर वो विधानसभा में अपना विश्वास मत खो देती है, या विधानसभा भंग करने की सिफारिश करना, या फिर जो सबसे ज्यादा चर्चित रहता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 की सिफारिश करना। अच्छा, तो ये शक्तियां रोजमर्रा के सरकारी कामकाज से जुड़ी नहीं है, यह असाधारण या विशेष संवैधानिक परिस्थितियों के लिए है, और इन्हीं मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल, इन्हीं सीमित मामलों में ही उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बाकी सभी मामलों में उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। क्लोज 2 का उद्देश्य दरअसल इन विशिष्ट विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग को कुछ हद तक न्यायिक समीक्षा से बचाना था, न कि राज्यपाल को एक समानांतर सत्ता केंद्र बनाना। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम संविधान निर्माताओं की सोच को देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इस पर संविधान सभा में काफी विस्तार से बात की थी। उनका क्या नजरिया था इस पर? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत जोर देकर कहा था कि अनुच्छेद 163 का मतलब ये कतई नहीं है कि राज्यपाल को ब्रिटिश काल के गवर्नरों जैसी बहुत व्यापक शक्तियां दी जा रही हैं। उन्होंने साफ किया था कि संसदीय प्रणाली में राज्यपाल की स्थिति एक संवैधानिक प्रमुख की होगी, एक नाम मात्र के प्रमुख की, नॉमिनल हेड की, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्या उन्हें डर था कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, या कुछ और? उनका मुख्य तर्क लोकतंत्र और जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित था। वो चाहते थे कि शासन की असली बागडोर उन लोगों के हाथ में हो जिन्हें जनता ने चुना है, यानी मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। बिल्कुल। अगर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह को अनदेखा करने की खुली छूट दे दी जाती तो ये तो जनादेश का अपमान होता और एक तरह से अलोकतांत्रिक व्यवस्था बन जाती। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल रबर स्टैंप नहीं होंगे, लेकिन उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी, सिवाय उन सीमित विवेकाधीन मामलों के। हाँ। उनका विचार था कि ये प्रावधान लोकतंत्र को मजबूत करेगा और राज्यपाल को केंद्र सरकार के एजेंट की बजाय राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में स्थापित करेगा। ये दिलचस्प है कि संविधान बनाते समय ही इस संतुलन को लेकर इतनी स्पष्टता थी, लेकिन फिर आज हम राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच इतने टकराव क्यों देखते हैं? स्रोत में तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों के हालिया उदाहरण भी दिए गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सच है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले बढ़े हैं जहां राज्यपालों पर मंत्रिपरिषद की सलाह, खासकर विधेयकों को मंजूरी देने में अनावश्यक देरी करने या उन्हें रोकने के आरोप लगे हैं। 2024 के संदर्भ में देखें तो तमिलनाडु में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। कई विधेयक थे जिन्हें विधानसभा पारित कर चुकी थी और वो राज्यपाल के पास महीनों तक लंबित पड़े रहे। बाप रे, महीनों तक? जी, और सरकार का कहना था कि ये जानबूझकर शासन के काम में बाधा डालने की कोशिश है। और केरल का मामला क्या था? वहां भी कुछ ऐसा ही था? केरल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, खासकर वित्त विधेयकों को लेकर। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय पर करें। ये उदाहरण दिखाते हैं कि अनुच्छेद 163 की जो व्यावहारिक व्याख्या है वो कितनी संवेदनशील और विवादास्पद हो सकती है। लेकिन स्रोत में उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है, जहां मंत्रिपरिषद की सलाह पर तुरंत हस्ताक्षर हुए। तो क्या ये टकराव सिर्फ कुछ ही राज्यों तक सीमित है, या ये इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र और राज्य में किसकी सरकार है? देखिए, ये एक जटिल मुद्दा है। टकराव की संभावना तब ज्यादा बढ़ जाती है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं। हाँ, ये तो दिखता है। ऐसे में अक्सर ये आरोप लगते हैं कि राज्यपाल, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, वो केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं और राज्य सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। हालांकि ये कहना भी सही नहीं होगा कि ये हर ऐसे मामले में होता ही है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिखाता है कि सुचारू संबंध भी संभव है, लेकिन हाँ, विवादों का बढ़ना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और जब ये विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो अदालत का क्या रुख रहता है? क्या कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों की कोई स्पष्ट सीमा तय की है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों में इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 जैसे पुराने मामलों से लेकर हाल के मामलों तक
कोर्ट ने लगातार यही कहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह ही मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं। जी, उनकी विवेकाधीन शक्तियां अपवाद है, नियम नहीं। और हाल के मामलों जैसे आपने तमिलनाडु या केरल का जिक्र किया, उनके संदर्भ में कोर्ट ने क्या कहा? 2023-24 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत को दोहराया है। कोर्ट ने साफ किया कि राज्यपाल विधेयकों पर अपनी सहमति अनिश्चित काल तक रोककर नहीं रख सकते। उन्हें या तो सहमति देनी चाहिए या पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहिए अगर वो धन विधेयक नहीं है, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना चाहिए। अच्छा, वे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि राष्ट्रपति कुछ हद तक कर सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि सलाह मानने में अनावश्यक देरी करना संविधान की भावना के खिलाफ है। कोर्ट ने राज्यपालों को याद दिलाया कि वे चुनी हुई सरकार के फैसलों का सम्मान करें। स्रोत में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल यानी एलजी के बीच 2023 के सेवा नियंत्रण विधेयक वाले मामले का भी जिक्र है। वो क्यों महत्वपूर्ण था? वो थोड़ा अलग मामला है ना? हाँ, दिल्ली का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। वहाँ उपराज्यपाल की भूमिका और शक्तियां अनुच्छेद 239 ए के तहत परिभाषित होती हैं। लेकिन वहां भी विवाद का मूल यही था, क्या उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार की सलाह मानने को बाध्य हैं? 2023 में जब दिल्ली सरकार ने सेवा नियंत्रण मतलब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा कानून बनाया तो उपराज्यपाल ने उसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया, अपनी विवेकाधीन शक्तियों का हवाला देते हुए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विशेष दर्जे को ध्यान में रखते हुए भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की प्रधानता पर ही जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे आरक्षित विषयों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में उपराज्यपाल को दिल्ली की मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी। अच्छा। हालांकि बाद में केंद्र सरकार संसद के जरिए कानून ले आई जिसने इस फैसले के प्रभाव को काफी हद तक बदल दिया। हाँ, वो भी हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मूल सिद्धांत यही था कि चुनी हुई सरकार की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। ये मामला भी दिखाता है कि कैसे सलाह मानने या न मानने का सवाल सीधे शासन और लोकतंत्र को प्रभावित करता है। इन सब टकरावों और कोर्ट के फैसलों से एक सवाल उठता है जी, क्या राज्यपाल की भूमिका धीरे धीरे बदल रही है? क्या वो केंद्र के एजेंट ज्यादा नजर आते हैं, जैसा कि अक्सर आरोप लगता है? देखिए, ये एक बहस का मुद्दा तो है ही। संवैधानिक रूप से राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्ष रूप से संविधान का पालन करें। लेकिन जब वे राज्य सरकार की सलाह, खासकर विपक्षी दल की सलाह को रोकते हैं या उसमें देरी करते हैं, तो उन पर केंद्र के राजनीतिक हितों को साधने का आरोप लगना स्वाभाविक है। जाहिर है। और ये स्थिति फिर केंद्र राज्य संबंधों में कड़वाहट घोलती है। बिल्कुल। और सहकारी संघवाद, जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, उसकी भावना को चोट पहुंचाती है। और इस तरह की देरी या सलाह न मानने के व्यवहारिक परिणाम क्या होते हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक तनाव बढ़ता है या शासन पर भी असर पड़ता है? नहीं, इसका शासन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की मंजूरी के इंतजार में अटके रहते हैं तो नीतियां लागू नहीं हो पाती। सही बात है। विकास कार्य रुक सकते हैं, प्रशासनिक फैसले लेने में देरी होती है, कई बार तो बजट पास होने जैसी जरूरी चीजों में भी अड़चनें आ सकती हैं। इससे न केवल चुनी हुई सरकार की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, बल्कि जनता का व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर होता है। ये एक तरह से संवैधानिक गतिरोध की स्थिति पैदा कर सकता है। तो अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालने की कोशिश करें, मतलब जो हमने बात की, तो अनुच्छेद 163 के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है? मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 163 भारत के राज्यों में संसदीय लोकतंत्र की पुष्टि करता है। ये कहता है कि असली शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी मंत्रिपरिषद के पास है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख हैं। उनकी भूमिका गरिमामयी है, लेकिन शक्तियां सीमित है। उन्हें सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। और उनकी जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो अपवाद हैं, मतलब एक्सेप्शंस हैं, जिन्हें केवल विशेष और असाधारण परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। बिल्कुल। और ये तय करने की शक्ति कि कोई मामला विवेकाधीन है या नहीं, उस पर उनका निर्णय अंतिम है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग भी अगर वो मनमाना लगे तो न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह परे नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये संतुलन ही लोकतंत्र की जान है, जहां चुनी हुई सरकार फैसले लेती है
और राज्यपाल उन पर संवैधानिक मुहर लगाते हैं, जिससे शासन चलता है। टकराव तब होता है जब इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश होती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर दोहरा लेते हैं, ताकि श्रोताओं के लिए आसानी हो। पहला, अनुच्छेद 163(1) स्थापित करता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। दूसरा, संसदीय लोकतंत्र में ये सलाह सामान्यतः बाध्यकारी होती है, जिससे चुनी हुई सरकार की प्रधानता सुनिश्चित होती है। तीसरा, अनुच्छेद 163(2) राज्यपाल को कुछ सीमित मामलों में विवेकाधीन शक्ति देता है, और ये तय करने की अंतिम शक्ति भी कि मामला विवेकाधीन है या नहीं, लेकिन ये शक्तियां असाधारण परिस्थितियों के लिए हैं। स्पष्ट इरादा था कि राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख होंगे और असली शक्ति मंत्री परिषद के पास रहेगी, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। पांचवा, हाल के वर्षों में खासकर जब केंद्र और राज्य में अलग सरकारें हों, राज्यपालों द्वारा सलाह मानने में देरी या उसे रोकने के मामले बढ़े हैं, जिसके उदाहरण हमने तमिलनाडु, केरल, दिल्ली जैसे मामलों में देखे, जिनसे संवैधानिक और राजनीतिक तनाव पैदा हुआ। और छठा, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार राज्यपाल की सीमित भूमिका और मंत्री परिषद की सलाह की प्रधानता पर जोर दिया है और अनावश्यक देरी को संवैधानिक भावना के प्रतिकूल माना है। ये सब बातें अनुच्छेद 163 के महत्व और उसकी कह सकते हैं जटिलताओं को उजागर करती हैं। स्रोत सामग्री के अंत में एक सवाल छोड़ा गया है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो सवाल है, क्या राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह मानने में देरी करने का कोई अधिकार होना चाहिए? ये सवाल हमें इस व्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या ऐसी देरी, चाहे वो किसी भी कारण से हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनादेश के साथ न्याय करती है? या फिर राज्यपाल के पास कुछ मामलों में विचार करने या सावधानी बरतने के लिए थोड़ा समय लेने की गुंजाइश होनी चाहिए? निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये हमें शासन में दक्षता, संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन के बारे में सोचने को कहता है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।